जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, हम पहुंच गए हैं आज अगले चैप्टर की तरफ। और अगले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। है ना? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत अच्छा चैप्टर है और मजेदार भी है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग जो है बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज आपसे। नमस्कार सभी का प्रणाम हमने स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम लोग जो ओपनिंग, जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और जिसके इर्द गिर्द ये जो चैप्टर है वो घूमता है, ठीक है, वो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। उसके बाद बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता क्या है ना? क्योंकि उससे पहले हम लोगों को जानना होगा किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना होगा। ठीक। चलिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड तो लगी रहेगी, जब ज़्यादा है तो लगेगी ही। ठीक है। तो ये जो है, जान लेते हैं हम लोग जरा एक बार हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से समझिएगा इसको जरा। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय। इसे हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। है ना? चुंबकीय फ्लक्स। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है आपका, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम कहते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through an area passes through passes through an area held normal to magnetic field held normal to magnetic field normal to magnetic field। तो ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी हमने ये पढ़ी थी। हिंदी में लिख देते हैं, है ना? तो हम कहेंगे किसी किसी क्षेत्रफल से किसी क्षेत्रफल से किसी क्षेत्रफल से लंबवत लंबवत गुजरने वाली गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है ना? की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स। चलो भाई, स्पेलिंग हिंदी की थोड़ी सी। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। हिंदी की स्पेलिंग कभी ना कभी फ्लक्स की स्पेलिंग उल्टी सीधी हो जाती है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं अरे वीडियो प्राइवेट नहीं हुआ बेटे, वो लिंक वही है।
वीडियो प्राइवेट नहीं हो, डायरेक्ट चैनल पे जाके देख लो ना। देखो, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग इस तरह से किसी एरिया को ले रहे हैं, ये कोई क्षेत्रफल है हमारे पास, और ये जो क्षेत्रफल है वो लंबवत रखा हो किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। तो इस तरीके से जो है, जो बी मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत रूप से होकर गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, यानी कि अगर कोई एरिया परपेंडिकुलर रखा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो कितनी क्षेत्र रेखाएं उसको होकर, उससे होकर गुजरेंगी, उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, उसी चीज को कहेंगे हम क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन किया गया, ये बात भी बड़े विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मैथमेटिकली, पढ़ते रहिए, कमेंट में विश्वास न कीजिए, मैथमेटिकली, गणितीय रूप से हम क्या कह सकते हैं कि जो फाई बी है वो किसके बराबर है, वो बी ए कॉस थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, बी ए कॉस थीटा के बराबर है। अब ये थीटा का चक्कर क्या है यहाँ पर, मान लो कोई क्षेत्रफल इस तरीके से है, वो मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह से परपेंडिकुलर नहीं है, और ये आपका एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बहुत अच्छे से समझा था, ये एन कैप है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल आप बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, थीटा एंगल कहेंगे। इसी एंगल को क्या कहेंगे, थीटा एंगल कहेंगे। तो ये बात बड़ी ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, भाई फ्लक्स जो है मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होता है फ्लक्स कब, प्लस बी ई प्लस बी ए, यानी कि जब थीटा कितना हो आपका, जब थीटा आपका कितना हो, 0 डिग्री हो। यानी कि ये कौन से केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हम कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब एरिया आपका कुछ इस तरह से हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी इस तरह से होकर गुजर रही हो, तो आप एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर एंगल देखेंगे, तो वो एंगल कितना होगा, वो एंगल 0 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी लाइन भी इसी तरीके से जा रही है आगे, और आपका जो एन वेक्टर है वो भी इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सेकंड बात देखिएगा, सेकंड बात क्या है, ठीक है, सेकंड पॉइंट को समझो कि भाई मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग जो है कि फाई की मिनिमम वैल्यू कब होगी। फाई की मिनिमम वैल्यू होगी, प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से, फाई की मिनिमम वैल्यू होगी 0। अब ये 0 कब होगा, ठीक है, 0 कब होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इस तरीके से रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर ऊपर से होकर गुजर गई, यानी कि जो एन कैप था आपका, यानी कि जो आपका एरिया वेक्टर है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनते जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नहीं कराया सर, और डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, भाई वो मेरे पे छोड़ दो आप। ठीक है, वो मेरे पे छोड़ दो, मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ उसको वैसे वैसे करते हुए चलो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ही। अगर आप सिर्फ पूछ रहे हो कि क्यों छोड़ा, तो मैंने बता दिया कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हम लोग सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस पर करेंगे, और अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों आपने छोड़ दिया, ठीक है, अगर आप ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो तो सॉरी, ज्ञान जो है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर है उनको ऑलरेडी दे दिया था हमने। ठीक है, आप ज्ञानी व्यक्ति जो है ना बने। ठीक,
हाँ, अगर आप पूछ रहे हो तो हम बता दें, लास्ट मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस पे करना ज्यादा बेनिफिट में रहेगा। ठीक है, आप उनको डिटेल में ना पढ़ें। ठीक है भाई, चलो। तो 5B क्या होगा? मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा, देखो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताया। आगे पढ़ने से पहले एक बात दिमाग के अंदर डाल लीजिए, और वो बात क्या है कि आप अगर देखो, सिर्फ 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं हमारे सिलेबस के अंदर जिनको हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस से करेंगे, क्योंकि वो इतना थ्योरेटिकल है, उनके बारे में इतना थ्योरी पढ़ के कोई फायदा नहीं होएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन पर अटैक मार देंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अब अगर आपने बोर्ड एग्जाम देना होता तो मैं पूरा आपको थ्योरी बिल्कुल लिखवाता, डायग्राम बनवाता इस तरह से यार। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और मुझे भी पता है कि वहां से क्या आएगा, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके पोस्टमार्टम के। पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका। तो इसका पोस्टमार्टम देखिए क्या कर लेते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहली बात क्या पता चलती है? ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भैया? ओ भैया, कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एसआई यूनिट तो जान लो जरा। इट्स एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट, है ना? एसआई यूनिट का मतलब देखिए जरा क्या होगा इसका एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या है? बी इंटू ए, यानी कि टेस्ला मीटर स्क्वायर कह सकते हो आप। ठीक है, क्या कह सकते हो? टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं? वेबर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? वेबर कहा जाता है। अरे राजीव कुमार, हाँ, एक बात तो बताओ। मैं हमने जो है ये क्लास बनाया है, ये कोर्स बनाया है, तो ये कोर्स इसलिए तो नहीं बनाया कि आप लोगों का पेपर खराब हो जाए, बताओ। या हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको रात को रिवीजन भी कराया सैटरडे को। ठीक है, आपसे और जितने भी लोग उपलब्ध थे उनसे वीडियो कॉल पे बात भी किया। तो हम तो ये नहीं चाहते कि आपका आपका सिलेक्शन, अगर मान लो मैं ये चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो तो मैं इतने एफर्ट क्यों लगाता? क्यों मैं जो है, क्यों इतने एफर्ट लगाता, क्यों आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देता, क्यों मैं इस चीज से बताता? तो मैं खुद चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, उस सिलेक्शन के लिए कैसे कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ दीजिए ना आप। भाई मैं आपका कोच हूं। अगर आपका कोच कह रहा है कि वो वाला चैप्टर हम एमसीक्यू से करेंगे, तो इसका मतलब करेंगे, एमसीक्यू से ही करना बेनिफिट है। कोच की स्ट्रेटजी पे सवाल नहीं उठाना है। कोच की स्ट्रेटजी पे सवाल नहीं उठाना है कि कोच आपने ऐसा क्यों बोल दिया। तो इसका मतलब तो तुम कोच पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो फिर। जब कोच पे विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर कोच की कोचिंग का फायदा क्या है? ठीक। तो मुझे सब पता है। मुझे सब पता है कि किस चैप्टर में कहां से कोई चीज हमने डीपली पढ़नी है, कौन सी चीज हमें ऊपर ऊपर से पढ़नी है, कहां से न्यूमेरिकल आएगा, ये सब चीजें हमें क्लियर करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। हाँ, अब सेट रात को तो तुम लोग आते नहीं हो, फिर यहाँ पर कमेंट करते हो। जो लोग रात को आते हैं उनको सबको पता है, सैटरडे जो लोग आए थे, ठीक है, उनको सबको पता है कि किस तरह से हम लोग आगे चल रहे हैं और कैसे कैसे जो है मेहनत करेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखिए अब आगे। अगली हम बात कर लेते हैं कुछ। अगली बात क्या है? अगली बात ये है, देखिए ध्यान से समझिए। मतलब क्लास ना हो गया, संसद भवन हो गया, कि जहां पे जो है हमेशा सरकार को विश्वास साबित करना पड़ रहा है। बढ़िया है, बहुत मस्त है। देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, फैराडेज, ठीक है, बात करेंगे किसकी, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो माइकल फैराडे, जी हां, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, देखिए ध्यान से समझिएगा, माइकल फैराडे की अगर हम बात कर लेते हैं तो माइकल फैराडे ने क्या चीज कही थी और किस चीज के बारे में जो है हम बात करेंगे यहां पर, बिल्कुल प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली माइकल फैराडे ने, ठीक है, बेसिकली माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनमें से एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था, और वो फेमस एक्सपेरिमेंट ये था कि जब उन्होंने इस तरह से एक कुंडली ली, कुंडली का मतलब है कॉयल लिया, और कॉयल से कनेक्ट कर दिया, क्या कॉयल से क्या कनेक्ट कर दिया, जल्दी बताइए, उन्होंने कॉयल से कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर, कॉयल से एक क्या कनेक्ट कर दिया, जल्दी बताइए, कॉयल से कनेक्ट कर दिया क्या, एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और यहां उन्होंने जो है एक जो है मैग्नेट इस तरह से ले ली। तो माइकल फैराडे इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, माइकल फैराडे इस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम मैग्नेट को आगे पीछे ले जाते हैं, जब हम मैग्नेट को इस तरीके से मूव करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक विचलन देखने को मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, एक विचलन देखने को मिलता है, यानी कि जब वो इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सुई हिलती है, लेकिन जब वो मैग्नेट को स्टेबल कर देते हैं, स्टेबल का मतलब क्या होता है, जब वो मैग्नेट को अपनी ही पोजीशन पे रोक देते हैं तो वहां पर कोई भी डेविएशन या कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। माइकल फैराडे अभी आश्चर्यचकित हैं कि ये किस वजह से हुआ, क्या ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है या फिर ये कॉयल की प्रॉपर्टी है। माइकल फैराडे अभी भी नहीं जान पा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी किस चीज का है, ये प्रॉपर्टी कॉयल का है या ये प्रॉपर्टी मैग्नेट का है। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए, इस राज से पर्दा उठाने के लिए, ठीक है, इस राज से पर्दा उठाने के लिए उन्होंने मैग्नेट को क्या कर दिया, मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, एक करंट कैरिंग कॉयल से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने मैग्नेट को क्या है, मैग्नेट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है कि वहां पर वो क्या ले आए, वहां पर वो एक कॉयल लेके आ गए, इस तरह से एक कॉयल लेके आ गए, ठीक है। इस कॉयल से क्या कनेक्टेड था, इससे जो है बैटरी कनेक्ट थी, और यहां पर एक टैपिंग की उन्होंने यहां पर लगा दी, यानी कि यहाँ पे दाब वाली कुंजी लगा दी। क्या लगा दी, यहाँ पर दाब वाली कुंजी लगा दी, इस तरह से टैपिंग की लगा दिया, ठीक है, ये टैपिंग की लगा दिया, टैपिंग की का नाम के। और इसी के नजदीक उन्होंने रख दिया क्या, इसी के नजदीक उन्होंने कोई दूसरी कॉयल रख दी, कोई दूसरी कुंडली रख दी। ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉमन एक्सिस पर रखी गई हैं, यानी कि इन दोनों का जो आपका अक्ष है वो क्या है, समान है। अब देखिए, आनंद लीजिए क्या इस एक्सपेरिमेंट की खूबसूरती है। देखो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में जब हम चुंबक को आगे पीछे कर रहे थे तो गैल्वेनोमीटर का जो सुई था वो ऐसे डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग हिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने देखा कि जैसे ही वो इस की को प्रेस करते हैं, ट्र, ट्र, जैसे ही दबाते हैं वैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई हिलती है। लेकिन दबा रहने दें तो फिर वो वापस जीरो पे आ जाती है। मतलब जब भी हम स्विच ऑन करें और स्विच ऑफ करें तब क्या देखा हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई के अंदर एक विचलन पैदा होता है। क्या होता है, एक विचलन पैदा होता है। लेकिन माइकल फैराडे अभी भी ये जानने में समर्थ नहीं हो पाए कि ये किस कारण की वजह से हो रहा है। आफ्टर द सो मैनी इन्वेस्टिगेशन, माइकल फैराडे ने क्या कहा,
माइकल फैराडे ने कहा, ठीक है, देख ध्यान से समझिएगा, माइकल फैराडे ने कहा, देखिए द डिफ्लेक्शन, क्या कहा माइकल फैराडे ने, द डिफ्लेक्शन इन, देखो माइकल फैराडे क्या कह रहे हैं, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इन द गैल्वेनोमीटर is due to is due to the change is due to the change in link magnetic flux link magnetic flux link magnetic flux with a coil, link magnetic flux with a coil, link magnetic flux with a coil। ये बात जो है बिल्कुल जो है माइकल फैराडे ने ये बात कही, क्या कहा माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने कहा गैल्वेनोमीटर 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 की सुई, गैल्वेनोमीटर या गैल ऐसे लिख दो, गैल्वेनोमीटर में हुआ विचलन, हुआ विचलन कुंडली से संबंधित, कुंडली से संबंधित, कुंडली से संबंधित चुंबकीय 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 फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण है। ठीक, तो इस बात को जो है हमने यहां पर, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो है याद रखना है कि भाई माइकल फैराडे क्या कह रहे हैं। माइकल फैराडे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो सुई है, ठीक है, वो जो डिंगलो डिंगडोंग 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 हो रहा है, ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है कि भाई वो जो कॉयल है ना, जो कॉयल है उसके अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है कि जब हम मैग्नेट को इस तरीके से मोशन करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब आप तुम यहां पर ऐसे ऑन ऑफ करते हो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या हो रहा है भाई, एक विद्युत धारा बह रही है। इसी घटना को क्या नाम दिया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम दिया। क्या नाम दिया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम दिया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम क्या बात करेंगे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो समझिए प्यार से, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं, जरा इसको नाम बताइए। इसको कहेंगे हम लोग वैद्युत चुंबकीय, से कहेंगे वैद्युत चुंबकीय, है ना, क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय, चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, के नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है सर, बस चुंबक को पास में रख दे, अरे कॉइल का होना जरूरी है, कॉइल का होना जरूरी है, ठीक है। जब तक कोई क्षेत्रफल नहीं होगा और उस क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ, ठीक है, कोई भी फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा,
ठीक है, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, हाँ, जब 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 चेंज होना जरूरी है। अगर आपने मैग्नेट को रोक दिया इस तरह से तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल का मतलब क्या, वो तो जो विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो उतनी ही रहेंगी जितनी है। तो लगातार बदलना जरूरी है, यानी कि लगातार परिवर्तन जरूरी है, लगातार परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझिएगा, इनके दो नियम हैं और इनका पहला नियम क्या कहता है। स्किन के दो नियम है, तो क्या कहा उन्होंने, पहले नियम में क्या कहा, उन्होंने कहा whenever there is a change, whenever there is a change, whenever there is a change in in the link in the link magnetic flux, in the link magnetic flux to a coil, to a coil, an EMF, an EMF, and hence and hence a current, a current will induced, will induced, induced in it। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे हैं कि जब जब किसी जब किसी कुंडली जब किसी कुंडली से संबंधित जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, नोट्स अगर बनाने तो साथ साथ बना लो, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होगा, तब एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात अर्थात प्रेरित धारा, प्रेरित धारा बहने लगती है, बहने लगती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात एक प्रेरित धारा वहां पर जन्म लेगी जो कि कॉइल के अंदर फ्लो करेगा। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा, सेकेंड लॉ में क्या कहा, सेकेंड लॉ जो इसका दूसरा नियम है वो क्या है, सुनिए जरा, जो इसका सेकेंड लॉ है वो क्या है। सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा द मैग्नीट्यूड the magnitude the magnitude of the magnitude of induced the magnitude of induced EMF is directly proportional directly proportional to the rate to the rate to the rate of change to the rate of change of magnetic flux, rate of change of
मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग प्रेरित प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, क्रमानुपाती होता है। ये ज्यादा ही डेंजर वाली बात है, इसने पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। कह रहे इफ वी नॉट मूव अ मैग्नेट बट वी मूव अ सिल्वर रॉड फास्टली नियर द कॉयल then needle deflect. Mithilesh, the silver rod must have a character of magnetism. If the silver have any character or any tendency of magnetic behavior, so definitely the coil will deflect. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा इन्होंने इन्होंने ये कहा कि अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण E है तो E जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डी फाई बाई डी टी के। यानी कि चुंबकीय जो फ्लक्स है आपका, उसमें जो परिवर्तन है उसकी परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसी बात को जो है इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाकर क्या फॉर्मूला निकल के आया जनता के सामने, जनता के सामने फॉर्मूला निकल के आया -n, और ये क्या है, डी फाई बी बाई डी टी। तो ये जो है मेन फॉर्मूला इस चैप्टर का, सबसे खतरनाक फॉर्मूला जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर कैपिटल एन क्या है, तो लिख देंगे यहां पर वेयर कैपिटल एन इज, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर, is the total number of turns, total number of turns। कैपिटल एन क्या है, यहाँ कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या है, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इज एज पर लेंज लॉ, और यहाँ ऋणात्मक जो चिन्ह है वो लेंज के नियम के अनुसार हमने लगाया है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या प्रदर्शित करता है अब उसको बताएंगे कौन, लेंज बताएंगे। दो पास कुंडली और किसी में एक में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, वो आपने फैराडे का सेकंड तो आपने देखा होगा, कैपिटल ई लिखा जाता है, कुछ भी लिख लो बेटे, तुम कैपिटल ई लिख लो, स्मॉल ई लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, छोटा पार्ले जी, बड़ा पार्ले जी, बिस्कुट का स्वाद एक जैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं किसमें, हाँ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ लूप्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। यहां लिख देते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं मैं। ठीक है, फेरों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फेरों की संख्या तो 7 होती है। अरे नलायकों, शादी के फेरे नहीं हैं। ठीक है, ये कुंडली, कुंडली में कितने टर्न्स है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, कितनी कुंडली में जो टर्न्स है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, चलो
अब लेंज के नियम को बताते हैं कि, और तभी ये समझ में आएगा कि ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन क्या बताता है। चलते हैं लेंज का नियम समझते हैं। लेंज का नियम, बिल्कुल बढ़ेगा भाई ललित, जब फॉर्मूले में तुम देख रहे हो। तो अब आगे समझ लेते हैं जरा, छोटी सी बात है। और छोटी सी बात क्या है? लेंज का नियम, ठीक है, इसे कहते हैं लेंज लॉ। तो समझिएगा जरा, लेंज लॉ क्या है। इसको कहते हैं हम लोग लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेंज ने क्या कहा था, क्यों ये नियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या इस नियम की इंपॉर्टेंस है। लेंज ने क्या कहा? लेंज ने कहा किसी कुंडली में, हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं पहले, क्या लिखा उन्होंने? द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that is such that it opposes is such that it opposes the change from which from which from which it get produced from which it get produced। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्या कह रहे हैं लेंज? हिंदी में समझ लो भाई, लेंज क्या कह रहे हैं हिंदी में समझ लो एक बार। लेंज ये कह रहे हैं कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि इस प्रकार होती है कि इस प्रकार होती है कि मानो वह उस कारण का विरोध कर रही हो, वह उस कारण का विरोध कर रही हो, उस कारण का विरोध कर रही हो, विरोध कर रही हो, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये जो लेंज का नियम है ना सर, हाँ, ये जो लेंज का नियम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस नियम से पता चलता है कि प्रेरित धारा वो ऐसे बहती है, ठीक है, ऐसे बहती है कि हमेशा कि वो क्या कर रही हो, वो विरोध कर रही हो किस चीज का, जिस कारण से उसका जन्म हुआ है। ठीक है, अरे बीच में तो काटना ही पड़ेगा चंद्रेश, वो आप बैटरी कहाँ लगाओगे, गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाओगे? ठीक है सर, बेबर नहीं, अरे ओ बलिया वाले, बेबर नहीं होता, वेबर होता है। ये बलिया और बिहार में ये बी और वी में अंतर ही नहीं पता है। बेबर, वो बाला दे दो सर, वो बाला नहीं होता, वाला होता है। ठीक है, बेबर कोई कुछ नहीं होता, वेबर, WEBER, वेबर। चलो भाई, अब जरा ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। तो कैसे हम जो है लेंज का नियम समझ सकते हैं, लेंज का नियम समझ सकते हैं।
मान लो कि हमारे पास ये कोई कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पे कट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप गैल्वेनोमीटर कैसे जोड़ोगे, ठीक है। कुछ नहीं होगा उससे, आपको इस तरह से गोल होना चाहिए। मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेट है, और ये मैग्नेट है ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब आप नॉर्थ को नजदीक लेके आए, ठीक है, नॉर्थ को नजदीक लेके आ गए। तो जैसे ही आप इस नॉर्थ को नजदीक लेके आए, तो कुंडली ने क्या बोला, कुंडली ने बोला कि मैं ना इसका विरोध करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं इसका विरोध करूंगी, मैं नहीं चाहती कि ये नॉर्थ जो है मेरे नजदीक आए। तो कुंडली के अंदर जैसे जैसे मैग्नेट आगे बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा। चुंबकीय फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस मैग्नेट के अंदर एक प्रेरित धारा बहेगी, और प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि भाई कुंडली का जो आगे का हिस्सा है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो ये कुंडली नहीं चाहती कि नॉर्थ उसके नजदीक आए। क्या है, नॉर्थ उसके नजदीक आए, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलें। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए जरा इस बात को। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, अब इस बार क्या है, इस बार हम नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे, इस बार हम नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इस बार हम नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे, तो ये ध्यान से समझिए, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। इस बार हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, इस बार हम इसको दूर लेके जा रहे हैं। तो इस बार हम दूर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है जल्दी बताइए, ठीक है। अब कुंडली कुंडली ने देखा कि नॉर्थ तो नाराज हो गया, बोल रहे कि नॉर्थ नॉर्थ वापस आ जाओ, नॉर्थ नॉर्थ वापस आ जाओ। अब नॉर्थ जब वापस आता है तो बोलती है कि आया क्यों, तो इधर क्या करने आया, भाग इधर से। और जब नॉर्थ दूर जाता है तो बोलता है कि जा क्यों रहे हो, लौट कर वापस आ जाओ। तो यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि होना होना क्या, करना क्या चाहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो अब नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो कुंडली फिर नाराज हो गई, कुंडली फिर नाराज हो गई। तो अब उस नाराजगी का असर देखिए क्या है, कि अब इसके अंदर क्या होगा, साउथ पोल बन जाएगा, यानी कि वो नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि कुंडली में धारा कैसे बहने लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहने लगेगी। तो आप हमेशा देखिए साउथ, देखो हमेशा साउथ के लिए भी ऐसे ही होगा, साउथ के लिए बना देते हैं, इतना कोई ज्यादा झमेला थोड़ी ना है। साउथ के लिए बना लो, देखो इधर, इधर बना लो ऐसे, ये साउथ है ये नॉर्थ, ऐसे कर लो। अब साउथ को नजदीक लेके जाओगे तो इधर क्या बन जाएगा, इधर भी साउथ ही बनेगा, ठीक है मामू। दोनों के बीच में रिपल्सन होना मांगता है, क्योंकि साउथ साउथ के बीच में रिपल्सन होएगा तभी तो वो उसका विरोध करेगा ना, वो तभी तो उसका अपोज करेगा। ए तू इधर आ क्या रहा है, इधर आ क्यों रहा है, ठीक है। अब साउथ को जब दूर ले जाएगा तो कुंडली, भाव कुंडली नहीं मानता है ना, कुंडली बोलता है कि नॉर्थ, नॉर्थ भी नहीं मेरे, नॉर्थ भी मेरे को नहीं मांगता है, साउथ भी मेरे को नहीं मांगता है, ठीक है। और जब हम उसको दूर ले जाता है तो क्या होता है, वो उसका विरोध भी करता है। अब कुंडलीच का पता नहीं चल रहा है, कुंडलीच के दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया है। तो मामू इधर ऐसा है कि साउथ पोल को जब अपन दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर ना थोड़ा नॉर्थ नॉर्थ बन जाएगा, तो साउथ और नॉर्थ के बीच में थोड़ा रिपल्सन होएगा। तो जब दूर जाएगा तो बोल रहा है कि भाई दूर क्यों जा रहा है, और नजदीक लेके आएगा तो बोलेगा भाई नजदीक क्यों आ रहा है, ठीक है। ये बात समझिए। तो ये कौन सा नियम है, ये नियम कौन सा है, ये है आपका लेंज का नियम। तो लेंज के नियम से पता चलता है, ठीक है, लेंज के नियम से पता चलता है कि भाई हमेशा धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये बात याद रखना कि वो नेगेटिव साइन क्यों आया है, उस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है।
जिससे कुंडली उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी वह उत्तरी ध्रुव के, हाँ बिल्कुल सही है। पता नहीं अरे अनूप लिखा मत कर, वो सारी इतना टाइम लग जाता है तुझे हिंदी में लिखने में। डायरेक्ट बता दो, अरे सिंपल है, देखो साउथ को नजदीक लाए तो इधर साउथ बनेगा, वो इसको अपोज करेगा, और साउथ को दूर ले गए तो इधर नॉर्थ बनेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको बुलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसमें तो क्लॉकवाइज होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और लेंज के नियम के बाद अब हम आपको बताते हैं, बताना काफी कुछ है आपको। जी हाँ, बताना काफी कुछ है आपको, लेकिन मैं फिर भी एक टॉपिक लिख रहा हूं, है ना, मैं फिर भी एक टॉपिक लिख रहा हूं। तो मोशनल ईएमएफ को हम कहते हैं गतिमान विभव, विभव नहीं, गतिमान वैद्युत वाहक बल, गतिमान वैद्युत वाहक बल, गतिमान वैद्युत वाहक बल। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अरे बोलेंगे भोजपुरी भी, पहले समझ लो, समझ बोले, समझ के थोड़ा थोड़ा सा सब चीज चलता रहेगा। देखो अब आगे चलते हैं। हाँ ठीक बा। अब मोशनल ईएमएफ क्या है? मोशनल ईएमएफ क्या है कि अगर हमारे पास एक इस तरह की कुंडली हो, ठीक है, कुंडली जन्म कुंडली नहीं यार, एक कॉयल हो, ठीक है, और यहां एक इस कॉयल का नाम रख देते, इसका नाम है पी क्यू, आर पहले आ गया, पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस है। क्या है ये? पी क्यू आर एस। और इसको कहां रखा हुआ है? इसको हमने रखा हुआ है कहां पर? इसको रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो कुंडली है ना, ये इस कुंडली को हमने कहां रखा हुआ है? इस कुंडली को हमने रखा है कहां? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस तरह से। ठीक है, और जब भी क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस का मतलब तो तुम जानते हो, हैं गांव वालों? जब भी क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। क्या है? अंदर की ओर है। तो ये बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें, ठीक है, अगर हम ये बात करें कि इस कंडक्टर की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? एल है। ठीक है, और इस कंडक्टर को हम वी वेग से आगे की तरफ जो है गति करवा रहे हैं, आगे की तरफ गति करा रहे हैं। तो मान लो ये थोड़ी देर बाद यहां पहुंचा, थोड़ी देर बाद अगर ये यहां पहुंचेगा तो मान लो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स। तो जब तुम कंडक्टर पी एस को, डायग्राम ध्यान से देखो, जब तुम कंडक्टर पी एस को पी डैश एस डैश पोजीशन पर ले जाओगे तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ेगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो यानी कि यहाँ पे एरिया में परिवर्तन होगा? अरे बिल्कुल होगा। अरे तो एरिया में परिवर्तन कितना है? डेल्टा ए। और एरिया में कितना परिवर्तन है? ये देखो जहां पर मेरा हाथ है, इतना एरिया में परिवर्तन है। ये क्या है? लंबाई कितनी है? एल। और भाई ये कितना है? डेल्टा एक्स। इसको ऐसे रख लो, डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब अगर एरिया में परिवर्तन है तो फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं है। फाई बराबर कितना होगा? बी ए। अब बी ए होगा या माइनस बी ए? ध्यान से समझो, चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। और क्षेत्रफल सदिश किधर है? बाहर की तरफ। तो यहां पर आएगा बी ए कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू रहेगा। सो फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का बी ए।
फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का बी ए। अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि एरिया चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का वैल्यू क्यों नहीं रखते हैं, डेल्टा ए का वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो, बताओ जनता जनार्दन। डेल्टा ए का वैल्यू कितना है, एल डेल्टा एक्स। मान लो ऐसा होने में, नाउ मान लो ऐसा होने में टी टाइम लगा हो, तो दोनों को डेल्टा टी से भाग कर दीजिए, माइनस बी एल, और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओ भैया, डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स विस्थापन था, और डेल्टा टी क्या है, समय। अरे भाई, कंडक्टर ने कितना विस्थापन किया, डेल्टा एक्स, और कितना समय लिया, डेल्टा टी, तो वो तो इसका वेग बन गया। क्या बन गया, इसका वेग बन गया। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, कुल मिला के ये कहेंगे कि डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। बचा के रखिए, ये आज की पहली इक्वेशन है, बचा के रखिए, ये आज की, ठीक है, ये आज की पहली इक्वेशन है। तो हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, एज ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहां फेरों की संख्या कितनी है, एक है। ये फेरों की संख्या क्या है, एक ही है। ठीक है सर, नाउ मन का नियम क्या है, नो मैन का नियम, पता नहीं कौन सा नियम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, माइनस बी एल वी यहां ले आइए। सो ई इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बी एल वी। तो कितना फॉर्मूला बना, तो ई बराबर बनेगा बी एल वी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे बालकों, इसका मतलब है गतिमान, गतिमान विद्युत, विद्युत वाहक बल, गतिमान विद्युत वाहक बल। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कह रहे कि न्यूमैन का नियम क्या है, किसी ने पूछ लिया क्या, चलो ये बताइए, ये बात समझ में आई क्या, सीधे मुद्दे की बात पे आओ। अरे डेरिवेशन तुम लोग पागल हो गए हो, तुम कोच की बात को समझा करो। कोच जो भी कुछ करा रहा है तो उसके पीछे कोई वजह है, हैं, उसके पीछे कोई कारण है, ये बात याद रखो। अब अगर किसी कंडक्टर को रोटेट कर दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए मतलब इस तरह से घुमा दिया जाए, तो क्या होगा, हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर इन केस ऑफ रोटेशन, तो ध्यान से समझो, यहां पे नोट लिख लेते हैं हम, नोट। नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एल लेंथ का कंडक्टर है, आपके पास कोई एल लेंथ का कंडक्टर और आप उसको घुमा रहे हो, जी हां, आप उसको घुमा रहे हो, तो आपके पास एल लेंथ का कोई कंडक्टर है और आप उसको घुमा रहे हो, एल लंबाई का कोई आपके पास चालक है, ठीक, ये एल लंबाई का आपके पास क्या है, चालक है, एल लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है। और आप उसको जो है इस तरीके से घुमा रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, ऐसे घुमा रहे हो आप। तो आप बताइए कहां घुमा रहे हो आप इसे, चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हो। तो चुंबकीय क्षेत्र बना के दिखा देते हैं ऐसे क्रॉस क्रॉस, इस तरह से, इस तरीके से हम लोग जो है इस तरह से क्रॉस क्रॉस बना के दिखा देते हैं। ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, अब रोटेशन के केस में क्या होता है, रोटेशन के केस में याद रखिएगा, रोटेशन के केस में होता है जो विद्युत वाहक बल होता है, ई बराबर हाफ बी एल वी होता है, पहली बात।
दूसरी बात आपको पता है जैसा कि v बराबर क्या होगा, l ओमेगा होगा। ठीक है भाई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है ना सबने। ठीक है, तो r तो है नहीं यहाँ पे, l क्या है, रेडियस है, तो v की जगह पर क्या हो जाएगा, l ओमेगा। सो e बराबर कितना होगा, 1/2 बी एल, और v की जगह पे आप रखेंगे l ओमेगा, तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये बात याद करके चलना है, ये बात बड़े ही कमाल की है। ये है रोटेशन के केस में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा फास्ट पढ़ा दो ना सर। अरे अंकित फास्ट देख लो ना आप। हाँ, फास्ट पढ़ाऊंगा बेटे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे हम लोग। तो फास्ट ना देखो, आप क्या करो, वीडियो को फास्ट कर दो। हाँ, ये सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया, उससे सिलेबस जल्दी पूरा होगा, है ना। और एक काम करो, एक किताब लाओ और किताब को ऐसे रखो सामने, और घटाखट 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 एक दिन में सारे पन्ने पढ़ दो, हो गया सिलेबस पूरा। वाह, तालियां, गजब, बहुत गजब, सिलेबस पूरा हो गया है, बहुत गजब। चलो भाई अब आगे चल लेते हैं। अगली बात देखिए क्या है, ये तो नोट था, और इस नोट से हमने ये जाना कि अगर रोटेशन का केस हो, तो रोटेशन के केस में, ठीक है, रोटेशन के केस में किस तरह से हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, अरे करवा देंगे अंकित अरे अंकित, चलने चलने तो दो, अभी तो काफी टाइम है, अपने अपने टाइम के हिसाब से चलेंगे। जिस टॉपिक में जितना बोलना है बेटे बोलना पड़ता है, अब क्या करें, मजबूरी है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, आ जाओ। कोई भी बच्चा दिल पे ना ले मेरी बात, तुम छोटे बच्चे हो, आज तो, और आज चिल्ड्रंस डे है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अरे बेइज्जती नहीं है ये, तुम्हें तो बेइज्जती, हर चीज में तुम मजाक उड़ाते हो, बेइज्जती नहीं है बेटा ये। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आपसे सेल्फ इंडक्शन की। किसकी बात करेंगे, सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। सेल्फ इंडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो स्वप्रेरण की बात करेंगे, क्या कहेंगे हम स्वप्रेरण में, हम कहेंगे, ठीक है, when the strength of, when the strength of, या फिर मैग्नीट्यूड लिख लो, when the magnitude of, magnitude of current flowing through a coil, flowing through a coil, flowing through a coil increases or decreases, increases or decreases, then an induced current, an induced current will flow, will flow through it, which opposes, which opposes the change, full stop. This property of a coil,
this property this property of a coil this property of a coil is known as self induction हिंदी में लिखिए, हिंदी में क्या है? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तब इसमें एक प्रेरित धारा बहती है जो कि परिवर्तन का विरोध करती है। कुंडली के इस गुण को स्वप्रेरण कहा जाता है। कुंडली के इस गुण को स्वप्रेरण कहा जाता है। स्वप्रेरण कहा जाता है। ये लीजिए, तो भैया ये बात याद रखना, ठीक है? क्या कह रहा है अंकित भाई? अरे अंकित, क्यों इनकी बातों पे ध्यान दे रहे हो? लड़ लो अब आपस में, मैं क्या करूं अब? अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कॉइल है, और उस कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो और वो इंक्रीज कर जाता है, करंट जो है इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि बढ़ गया, तो प्रेरित धारा क्या होगी? जो इंड्यूस करंट होगा ना, वो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? वो उसका विरोध करेगा। जो इंड्यूस्ड करंट वो इसका विरोध करेगा। वो मतलब इसको अपोज करेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? वो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा, विरोध करेगा, वो उसको बढ़ने नहीं देगा। और अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि जो कॉइल है ना आपके पास, उसमें जो विद्युत धारा बह रही है वो डिक्रीज करना शुरू कर दे, ठीक है, वो घटना शुरू हो जाए, लेकिन ये ना बहुत कम समय के लिए होता है। आप इसको बहुत लंबे समय तक नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ये बहुत लंबे समय तक होगा, ठीक है, अगर ये बहुत लंबे समय तक संभव होता तो फिर हम लोग इसी से बैटरी बना लिया करते, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि अचानक से अगर बढ़ जाए या घट जाए उसके लिए अगर होता है। अचानक से अगर करंट बढ़ जाए या घट जाए, तो मान लो अचानक से करंट क्या हो गई, घट गई, डिक्रीज हो गई, तो वहां पे तुरंत जो है एक इंड्यूस करंट आएगा, वहां पे तुरंत जो है एक इंड्यूस करंट आएगा, और वो इंड्यूस करंट जो है वो इसके जो है घटने का क्या करेगा, विरोध करेगा। वो ये कहेगा कि भाई मैं घटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये इस कुंडली के इस गुण को हम क्या कहते हैं, ठीक है, कुंडली के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, चेतावनी दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्स भी ले रखा है और फायदा भी कुछ ना हो, कमेंट पे ध्यान मत दो। अब ध्यान से समझिए, तो ये जो फाई है आपका, वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के, क्योंकि ये जो गुण है, ये जो नेचर है कॉयल का, ये भी किसकी वजह से है, ये भी चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से है। और और जो फ्लक्स है वो क्यों चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है क्योंकि करंट चेंज हो रही है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन के तैयार होगा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, जहां हम एल को क्या कहते हैं, वेयर एल इज कॉल्ड, वेयर एल इज कॉल्ड coefficient of, where L is called coefficient of self induction, सेल्फ इंडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, और इससे आगे की बात हम लोग जो है कल जारी रखेंगे। ठीक है, टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, आगे की बात हम कल जारी रखेंगे। और जितना भी अभी हम लोगों ने बताया है, और कमेंट जो है बंद करवाता हूं मैं अभी, है ना, जितना भी आज मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, अभी ये अभी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, कल भी चर्चा करेंगे हम लोग जो है सेल्फ इंडक्शन की, और अन्योन प्रेरण की भी हम बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन की, और कुंडली के बारे में भी